उनके हिसाब से बस कुछ महीनों में ही इंडिया बिखर जाता। वॉल स्ट्रीट के फाइनेंशियल एनालिस्ट पहले से ही ये लिखना शुरू कर चुके थे कि इंडियन इकॉनमी का अंतिम चैप्टर कैसा दिखेगा। इंटरनेशनल मीडिया वालों ने ऐसे दृश्य दिखाए, बढ़ती बेरोजगारी, गहरी आर्थिक दबाव और एक देश जो गिरा सा था। एक्सपर्ट बिल्कुल पक्के कॉन्फिडेंस से बात कर रहे थे, जैसे नतीजा पहले से ही तय हो। लेकिन सिर्फ 9 महीने बाद ऐसा कुछ हुआ जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। जिस देश की दुनिया धंसान होने की उम्मीद कर रही थी, वो रॉकेट चला रहा था, नए व्यापार मार्ग खोल रहा था और ऐसे देशों के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बना रहा था जिनको पहले सिर्फ प्रतिस्पर्धी समझा जाता था। ये कहानी है एक ऐसे आर्थिक कदम की जो एक नेता ने उठाया और वो एक ऐसी चिंगारी बन गया जिसने एक भविष्य की ग्लोबल शक्ति का जन्म दिया। और उसके बाद जो हुआ उसमें एक ऐसी ट्विस्ट है जो आपके विचार ग्लोबल पावर डायनेमिक्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में बिल्कुल बदल सकती है। जब ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया, जब डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियन एक्सपोर्ट्स पर 50% का भारी टैरिफ लगाया और उसके बाद रशिया के साथ ऑयल ट्रेड के लिए एक और 25% पेनल्टी दी, तो ग्लोबल माहौल पलट गया। ये कोई रोजमर्रा की व्यापार की बात या डिप्लोमेटिक सिग्नल नहीं था, ये एक नई और एग्रेसिव आर्थिक दबाव की शैली थी, व्यापार वार्ता से ज्यादा फाइनेंशियल वारफेयर जैसी। एक रात में इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, फर्नीचर, चाय, सी फूड और कई दूसरे एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स अमेरिका में महंगे हो गए। नंबर्स ही इतने डरावने थे कि लोग घबरा गए। $87 बिलियन से ज्यादा के इंडियन माल जो अमेरिका जाने वाले थे, अब संकट में थे। पूरे इंडिया में फैक्ट्रियों की फ्यूचर ऑर्डर्स मुश्किल में लग रही थी। इकोनॉमिस्ट्स ने अलार्म बजाया, वार्न किया कि 2022 के फिस्कल ईयर में इंडिया का जीडीपी लगभग 4% तक गिर सकता है। कागज पर यह हालत इतनी खराब थी कि रिकवरी मुश्किल लग रही थी, लेकिन इंडिया का जवाब बिल्कुल अलग था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गुस्से, काउंटर टेरिफ्स या पॉलिटिकल थ्रेट्स की जगह संघर्ष और लंबी सोच को चुना। वो शांत, बाहर से कॉन्फिडेंट थे और उन्होंने एक ऐसी आर्थिक प्रतिक्रिया शुरू की जो मॉडर्न दौर की सबसे सोची समझी प्रतिक्रिया थी। पहला कदम अंतर्मुखी होना। मोदी ने एक पुरानी इंडियन सोच को दोबारा जिंदा किया, सेल्फ रिलायंस, जिसका जिक्र तो होता रहा है लेकिन कभी इतने बड़े स्केल पर लागू नहीं हुआ। इस बार ये किसी रैली या भाषण का नारा नहीं था, बल्कि एक गंभीर और स्ट्रक्चरल आर्थिक बदलाव था। नए टैक्स इंसेंटिव्स इंडियन बिजनेसेज के लिए, छोटे और बड़े दोनों कारोबार को बेजोड़ सरकारी समर्थन, वोकल फॉर लोकल कैंपेन्स, टीवी, बिलबोर्ड्स, सोशल मीडिया पर हर जगह है। लोगों को समझाया गया कि इंडियन सामान खरीदना एक गर्व की बात है, एक राष्ट्रीय पुनर्जागरण का हिस्सा। मोदी की सोच की सच्ची चमक। ट्रंप को लगा उन्होंने इंडिया को कॉर्नर कर दिया है, लेकिन मोदी ने इस दबाव को एक देर से आए मौके के रूप में देखा। टैरिफ्स ने इंडिया को एक मजबूत वजह दी अपने अमेरिकन कंज्यूमर मार्केट पर भारी निर्भरता कम करने की। ये वो धक्का था जो इंडिया को जरूरत थी पर पता नहीं था। ये स्ट्रेटेजी बदला लेने की नहीं थी, ये फिर से बनने की थी। एक्सपोर्टर्स को एक स्पष्ट संदेश मिला, सिर्फ अमेरिका के बायर्स पर निर्भर मत रहो। धीरे धीरे इंडियन बिजनेसेज न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस की जगह शंघाई, जकार्ता, सियोल, अबू धाबी और लागोस की तरफ मुड़ने लगे। ये रीडायरेक्ट कोई अनजान या एक्सीडेंटल नहीं था, ये जानकार और सोच समझ कर किया गया था। इंडिया एक नया ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क बना रहा था, मार्केट्स डाइवर्सिफाई करना, रिस्क डिस्ट्रीब्यूट करना और वर्ल्ड इकोनॉमी में अपना स्थान मजबूत करना। चाइना के कंज्यूमर्स इंडियन टेक्सटाइल्स और फैशन प्रोडक्ट्स अपनाने लगे। अफ्रीकन नेशंस इंडियन टेलीकॉम इक्विपमेंट और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस बढ़ाने लगे। साउथ अमेरिका इंडियन खेती, मसाले और प्रोसेस्ड फूड्स का स्वागत करने लगे। मिडिल ईस्ट इंडियन दवाइयों और इंडस्ट्रियल सप्लाईज की मांग बढ़ाने लगे। जो पहले एक गंभीर ट्रेड क्राइसिस लग रही थी, वो दुनिया भर में एक्सपेंशन का एक अनोखा मौका बन गया। जब अमेरिकन बायर्स इंडियन सामान के लिए ज्यादा दाम दे रहे थे, बाकी दुनिया को अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी इंडियन प्रोडक्ट्स मिल रहे थे। इंडिया रेवेन्यू नहीं खोता रहा था, उसने उसे रीडायरेक्ट कर दिया था। डाइवर्सिफिकेशन एक सुरक्षा कवच बन गया, जिसमें कमजोरी से तत्परता और अनुकूलता इंडिया का सबसे ताकतवर आर्थिक हथियार बनी। ट्रंप के फैसले का एक और अनोखा परिणाम, उनकी एग्रेसिव ट्रेड पोस्चर ने एक ऐसा डिप्लोमेटिक शिफ्ट शुरू कर दिया जो दशकों से असंभव लगता था। सालों से इंडिया और चाइना कट्टर प्रतिस्पर्धी रहे, बॉर्डर डिस्प्यूट्स और मिलिट्री टेंशन्स में फंसे हुए वो नेचुरल दुश्मन समझे जाते थे। लेकिन ट्रंप का पाकिस्तान की तरफ झुकाव और इंडिया की पॉलिसीज की खुली आलोचना ने दिल्ली को अपनी स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटीज दोबारा जांचने पर मजबूर कर दिया। अचानक
चाइना इस क्षेत्र का मुख्य खतरा नहीं लग रहा था, बल्कि बीजिंग एक ऐसा संभावित साथी लगने लगा जहां अमेरिका बढ़ता हुआ वोलेटाइल और अनप्रिडिक्टेबल लग रहा था। चुपके से, बिना मीडिया ध्यान के, इंडिया और चाइना बातचीत करने लगे। कोई ड्रामाटिक ऐलान नहीं, कैमरा के लिए हाथ मिलाने का तमाशा नहीं, शांति के दलील नहीं, बल्कि धीरे, छुप छुपे मीटिंग्स, जहां दोनों तरफ को एहसास हुआ कि सहयोग निरंतर कन्फ्रंटेशन से ज़्यादा लाभ दे सकता है। बॉर्डर की बहस रात भर नहीं गई, लेकिन दोनों देशों ने समझा कि अनंत दुश्मनी किसी के काम की नहीं। ये दोस्ती या भरोसे की बात नहीं थी, ये व्यावहारिक राजनीति थी। चाइना को इंडिया के विशाल कंज्यूमर मार्केट और स्किल्ड लेबर की ज़रूरत थी। इंडिया को चाइनीज़ मशीनरी, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट कैपिटल की। आयरनिकली, जो टैरिफ्स इंडिया को अलग करने के लिए लगाए गए थे, वही दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को साझेदारी के आर्थिक लाभ के माध्यम से करीब ले आए। इसी बीच इंडिया ने अपने इतिहास की एक सबसे एम्बिशियस मॉडर्नाइजेशन योजना तेज की। ये बदलाव सिर्फ सड़कों और पुलों तक सीमित नहीं था, ये एक मजबूत देश की बुनियाद रखने की बात की जो भविष्य के लिए तैयार हो। हिमालय में जोजिला टनल एक अजूबा इंजीनियरिंग कार्य जो कश्मीर और लद्दाख को साल भर जोड़ता है, दुनिया की कठिन सर्दी में भी। ये एकता, सहन शक्ति और स्ट्रेटेजिक शक्ति का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश में नोएडा एयरपोर्ट, दुबई इंटरनेशनल और स्कैफरोदाहगोतिकेस चांगी एयरपोर्ट जैसे ग्लोबल जायंट से टक्कर लेने के लिए बना। ये हवाई सफर से बहुत आगे की बात है। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, पर्यटन और लॉजिस्टिक्स का द्वार है। गुजरात में GIFT सिटी, सिंगापुर और हांगकांग के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट्स का इंडियन जवाब। ये सिर्फ ऊंचाई और ऑफिस टावर्स नहीं, बल्कि एक ग्लोबली कम्पीटिटिव फाइनेंशियल इकोसिस्टम है। और सबसे बड़ी सोच, अंतरिक्ष में इंडिया की बढ़ती महत्वाकांक्षा। इसरो ने 2035 तक एक स्वायत्त स्पेस स्टेशन बनाने की योजना घोषित की है। ये सिर्फ प्रतीकात्मक या ऑर्बिट में झंडा गाड़ने की बात नहीं, ये उन चुनिंदा देशों का हिस्सा बनने की है जो अंतरिक्ष अन्वेषण और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी में अग्रसर हैं। आजकल सिर्फ चाइना का अपना स्पेस स्टेशन है। ISS एक साझा मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट है, लेकिन इंडिया का लक्ष्य सिर्फ हिस्सा लेना नहीं, बल्कि अगली पीढ़ी के सैटेलाइट कंट्रोल और स्पेस बेस्ड सिस्टम्स में नेतृत्व देना है। इसके नतीजे विशाल हैं। सैटेलाइट नेटवर्क्स पर नियंत्रण का मतलब है संचार, नेविगेशन, मौसम पता और रक्षा क्षमता पर प्रभाव। इस प्रयास से इंडिया स्पष्ट तौर पर अपना इरादा दिखा रहा है कि वो अंतरिक्ष में एक प्रमुख टेक्नोलॉजिकल, आर्थिक और स्ट्रैटेजिक शक्ति बनेगा। इन बड़े पैमाने के प्रोजेक्ट्स के दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, लाखों नौकरियां इंडियन वर्कर्स के लिए, खासकर उनके लिए जो अमेरिका से होने वाले व्यापार के घटने से संकट में थे। कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक्स, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन क्षेत्रों में रोजगार बढ़ी। दूसरा, ये योजनाएं ग्लोबल इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने और पर्यटन को बढ़ाने की बुनियाद रखती हैं, ऐसे क्षेत्रों में जो अमेरिकन ट्रेड रिस्ट्रिक्शन से प्रभावित नहीं हैं। जब पहली बार टैरिफ्स का ऐलान हुआ, बहुत से इंडियन सिटीजन्स घबरा गए। बेरोजगारी का डर, आर्थिक विकास के धीमे पड़ने का डर और डिप्लोमैटिक तनाव बढ़ने का डर तेजी से फैला। लेकिन मोदी सरकार ने उस घबराहट को दृढ़ निश्चय में बदल दिया। संदेश स्पष्ट था, इंडिया कभी भी अपना भविष्य किसी एक विदेशी शक्ति की पॉलिसीज या दया पर नहीं छोड़ देगा। इंडियन कंपनियों ने रिसर्च, कटिंग एज टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में भारी निवेश करना शुरू कर दिया। अमेरिकन कस्टमर्स खो देने का डर कारोबार को नए प्रोडक्ट्स डिजाइन करने और नए बाजार तलाशने पर मजबूर कर दिया। मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ साइज में नहीं बढ़ी, उसकी क्वालिटी भी बेहतर हुई। इंडस्ट्रीज ने स्टैंडर्ड्स अपग्रेड किए, मॉडर्नाइजेशन अपनाए और बिल्कुल नए क्षेत्रों में प्रवेश किया। इंडिया सिर्फ दबाव सह नहीं रहा था, वो उसके कारण बदल रहा था। शिक्षा पद्धति भी इस नई वास्तविकता के अनुकूल बदलने लगी। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों ने नए कार्यक्रम शुरू किए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, ग्लोबल मार्केटिंग, डिप्लोमेसी और विदेशी संबंधों पर एक नई पीढ़ी तैयार हो रही थी। एक ऐसी दुनिया के लिए जहां इंडिया किसी पर निर्भर खिलाड़ी नहीं, बल्कि विश्व मंच पर एक आत्मविश्वासी और स्वतंत्र शक्ति बनकर उठने वाला था। यह है वहली सच्ची कथा जिसे लोग इंडिया को नुकसान पहुंचाने वाली समझ रहे थे। जो सजा देने का प्रयास था, वो धीरे धीरे एक निर्णायक टर्निंग पॉइंट बन गया। जो देश को कमजोर करने का इरादा था, उसने आखिर में उसे मजबूत किया। इंडिया ने सिर्फ ट्रंप के टैरिफ्स का दबाव बर्दाश्त नहीं किया, उसने उस दबाव को एक आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और प्रभावशाली भविष्य की बुनियाद में बदल दिया। इस बदलाव ने अमेरिका में भी अनोखे परिणाम दिखाए। अमेरिकन कंज्यूमर्स ने उन सामानों के दामों में बढ़ोतरी महसूस की जो वो पहले बिना सोचे समझे खरीद लेते थे।
इंडियन रेस्टोरेंट्स को इंग्रेडिएंट्स की बढ़ी हुई कीमत से जूझना पड़ा। फैशन ब्रांड्स के लिए इंडियन टेक्सटाइल्स को सही दाम पर पाना मुश्किल हो गया। ये असर अमेरिका की सप्लाई चेन्स तक पहुंचा। यूएस कंपनियों जो इंडियन सप्लायर्स पर निर्भर थे, उन्हें मुश्किल चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कुछ तो बढ़ी हुई लागत को सहकर अपना प्रॉफिट मार्जिन कम होते देखा, कुछ ने ये बढ़ी हुई कीमत कंज्यूमर्स पर डाल दी, जिससे उनके प्रोडक्ट्स ऑलरेडी सैचुरेटेड मार्केट्स में कम कम्पीटिटिव हो गए। कुछ ने इंडियन पार्टनर्स को बिल्कुल बदलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पता चला कि पुरानी सप्लाई नेटवर्क्स दोबारा बनाना अनुमान से बहुत ज़्यादा महंगा और कॉम्प्लेक्स है। इस दौरान इंडिया की बढ़ती डिप्लोमेटिक मैच्योरिटी दिखाई दी। अमेरिका की मुश्किलों से खुश होना या एग्रेसिव रेटोरिक से जवाब देने की जगह इंडियन नेताओं ने शांत और गंभीर रुख रखा। उन्होंने अपनी निराशा जाहिर की, लेकिन तनाव बढ़ाने से जानकर बचा। उन्होंने बार बार जोर दिया कि इंडिया सहयोग और लंबे समय तक संबंध बनाए रखना चाहता है। इस संघर्ष और विचारपूर्ण प्रतिक्रिया ने इंडिया को विश्व मंच पर एक नए स्टार का सम्मान दिलाया। बैरभाव की जगह संघर्ष को चुनकर इंडिया एक स्थिर और जिम्मेदार शक्ति के रूप में देखा जाने लगा। विश्व भर के ऑब्जर्वर्स ने ये अंतर देखा। जहां ट्रंप का तरीका टकरावपूर्ण और छोटे समय की सोच दिख रहा था, वहां इंडिया की स्ट्रैटेजी सहनशील, सोची समझी और भविष्य ओरिएंट दिख रही थी। ये भेदभाव सिर्फ डिप्लोमैट्स तक सीमित नहीं रहा, फाइनेंशियल और बिजनेस कम्युनिटीज में भी प्रशंसा पत्र बना। इंडिया के प्रति विश्वास बढ़ने के साथ उसके व्यापार संबंध और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी प्रयोजन गति से फैला। यूरोपियन यूनियन ने इंडिया के प्रति अपनी ट्रेड पॉलिसीज की जांच शुरू की। अफ्रीकन नेशंस ने इंडियन एंटरप्राइजेज के साथ अपना सहयोग मजबूत किया। साउथ ईस्ट एशिया में सरकारों ने लंबे समय तक आर्थिक सहयोग के लिए नए संवाद शुरू किए। अमेरिका के कुछ सबसे करीबी मित्र भी चुपके से ये सवाल करने लगे कि क्या ट्रंप का टकरावपूर्ण तरीका अनजाने में ही इंडिया को मजबूत ग्लोबल संबंध बनाने में मदद कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सोच में बदलाव नजरअंदाज करना नामुमकिन हो गया। देशों ने समझ लिया कि इंडिया अब सिर्फ एक क्षेत्रीय प्रभाव नहीं है, वो एक स्थिर और दूरदर्शी वाला विश्वसनीय ग्लोबल साथी के रूप में उठ रहा है। चाइना की प्रतिक्रिया खास तौर पर बताने वाली थी। सार्वजनिक रूप से बीजिंग ने न्यूट्रल स्वर रखा, लेकिन पर्दे के पीछे चाइनीज बिजनेसेज इंडियन बाजार में अपनी भूमिका बढ़ाते गए। इंडियन सामान की मांग बढ़ी और बायलैटरल व्यापार फैला, खासकर उन क्षेत्रों में जो पहले सीमित था। ये सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव इस बात की संकेत दे रहा था कि गहरे स्ट्रक्चरल परिवर्तन हो रहे हैं। इंडिया की चढ़ाई राजनीति और अर्थशास्त्र से आगे बढ़ गए। उसका सांस्कृतिक प्रभाव तेजी से फैलने लगा। इंडियन सिनेमा उन क्षेत्रों में पहुंच गया जहां बॉलीवुड पहले अनजान था। इंडियन क्यूजीन उन जगहों पर लोकप्रिय होने लगा जहां पहले खास दिलचस्पी नहीं दिखाई गई थी। इंडियन डिजाइनर्स ने ग्लोबल फैशन सीन्स को प्रभावित किया, न केवल यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में, बल्कि उन नए बाजार में भी जिन्होंने इंडियन क्रिएटिविटी को पहली बार देखा था। धीरे धीरे इंडियन संस्कृति एक सॉफ्ट पावर बन गई, एक ऐसा टकरावरित बल जो अच्छाई, भरोसा और व्यापार डिप्लोमेसी के लिए द्वार खोलता है। शिक्षा इस व्यापक चढ़ाई का एक और आधार बन गया। इंडियन यूनिवर्सिटीज ने उन देशों के स्टूडेंट्स को आकर्षित किया जो मुख्य व्यापार और बिजनेस पार्टनर्स बनते जा रहे थे। अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और लैटिन अमेरिका के युवा विद्यार्थी इंजीनियरिंग, दवाई, कॉमर्स और राजनीति विज्ञान पढ़ने इंडिया आने लगे। साथ ही इंडियन स्टूडेंट्स ब्राजील, केन्या, वियतनाम और चिली जैसे देशों की तरफ गए। ऐसे लक्ष्य जो पहले कभी प्रमुख एकेडेमिक हब्स नहीं समझे जाते थे। ये मूवमेंट्स कोई कोइंसिडेंस नहीं थे, ये एक गहरी बदलाव को दर्शाते थे कि इंडिया अपनी भूमिका को विश्व में ज्ञान, प्रतिभा और अवसर के परिपथ के रूप में कैसे देख रहा है। जब आप तक ये पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है आप में सच्ची दिलचस्पी है। ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स कैसे देशों की तकदीर बनाते हैं और कैसे देश जानकार अपना भविष्य तय करते हैं, इसमें आपकी दिलचस्पी है। ये समझ इंडिया की आगे की यात्रा को विशेष महत्व देती है। जब ट्रंप की आर्थिक स्ट्रैटेजी तेज नतीजों और दिखाई देने वाली जीत पर ध्यान देती थी, वहां इंडिया ने ऐसी बुनियाद में निवेश किया जो लंबे समय तक प्रभाव बनाए रखने वाली थी। हर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, व्यापार समझौता, डिप्लोमेसी और संस्कृति एक लंबे समय की सोच से जुड़ा था जो इलेक्टोरल साइकिल्स और छोटे समय के दबाव से आगे तक जाने वाला था। इसरो सिर्फ दूसरे देशों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए नहीं बना, उसका लक्ष्य आने वाले दशकों 2040 और उसके आगे तक जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तुरंत राजनीति लाभ के लिए नहीं, बल्कि पैतृता के लिए बने थे। आधी सदी या उससे भी ज्यादा समय तक नागरिकों की सेवा करने के लिए। ट्रेड एग्रीमेंट्स छोटे समय के हल नहीं,
बल्कि ऐसे फ्रेमवर्क थे जो नेतृत्व बदलाव और ग्लोबल आर्थिक परिवर्तन सह सकते थे। ये स्थिर भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण धीरे धीरे ज्यादा दिखाई देने लगा। ट्रंप के नीचे अमेरिका अक्सर प्रतिक्रियात्मक और तुरंत लाभ से प्रेरित लगता था, जबकि इंडिया शांत, एक समान और एकाग्र रहा। ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने इस पर गौर किया। इन्वेस्टर्स ने इंडिया को एक सुरक्षित, स्थिर और आगे की सोचने वाला निवेश का लक्ष्य देखा। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने इंडिया के अनुशासित आर्थिक प्रबंधन की प्रशंसा की। डेवलपमेंट बैंक्स ने इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं के लिए अपना समर्थन बढ़ाया। उन्हें प्रामाणिक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट समझकर 2025 आने तक इंडिया की सहनशील स्ट्रेटजी के लाभ दिखाई देने लगे। नॉन यूएस पार्टनर्स के साथ व्यापार बढ़ा। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ ने लाखों नौकरियां पैदा की और क्षेत्रीय उद्योगों को पुनर्जीवित किया। कई महाद्वीपों में डिप्लोमैटिक संबंध न केवल चौड़ बढ़े बल्कि गहरे भी हुए। शायद इंडिया का विश्व के लिए सबसे ताकतवर संदेश ये था कि सीधी आर्थिक दबाव को प्रधान होने की जरूरत नहीं है। दबाव के नीचे बिखरने की जगह इंडिया अनुकूल हुआ और मजबूत होकर आया। उसने विकल्प व्यापार मार्ग खोले, घर में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाई, अपनी शिक्षा पद्धति को आधुनिक बनाया और ग्लोबल फोरम्स में एक बराबर के साथी की तरह हिस्सा लेना शुरू किया। पहला सवाल, क्या इंडिया ट्रंप के टैरिफ सह सकता है, एक गहरे सवाल में बदल गया। क्या अमेरिका एक इतनी तेजी से उठ रही शक्ति से दूर रहना भार दे सकता है? आखिर में जो सोचा गया था दबाव, वो बुनियाद बन गया और इस बुनियाद पर इंडिया आज आगे बढ़ रहा है, नए आसमान छू रहा है, न केवल अर्थशास्त्र में बल्कि मन, आत्मा और विचार में भी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और एक कमेंट छोड़ें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यहाँ दिए गए किसी भी क्यूआर कोड से मुझे एक कॉफ़ी खरीदने का विचार करें।